हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इस लेक्चर में कंप्लीट चैप्टर का रिवीजन हम करेंगे, क्योंकि कल आपका जो एमसीक्यू टेस्ट होना है उसमें ये चैप्टर कंप्लीट आपका आएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो आइए सभी टॉपिक्स को हम डिस्कस कर लेते हैं। मैं कोशिश करूँगा इसी वीडियो में विद इन 40 मिनट से सभी टॉपिक्स को कवर करने की। फिर भी अगर कोई रह जाए तो अगर आपकी कोई प्रॉब्लम रहे उस टॉपिक में तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हो। तो देखिए, सबसे पहला जो टॉपिक है मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? जैसे मेरे पास कोई ये एरिया है, इस एरिया के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, इस एरिया के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जितनी भी फील्ड लाइंस इसको क्रॉस करेंगी वो इसकी मैग्नेटिक फ्लक्स को बताएंगे। अब आपने पढ़ रखा है नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया is known as strength of magnetic field. It means यहाँ पे हम कह सकते हैं B into A, but only that part or those parts of magnetic field lines are used which are crossed in a perpendicular direction to the area of this surface. इस surface के एरिया के केवल परपेंडिकुलर कंपोनेंट हमें लेना है। तो यहाँ से आपके पास जो रिजल्ट आया था फाई इज इक्वल टू बी, अगर इसकी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ हो, ए इसका एरिया हो, तो उसका केवल हम क्या लेंगे? कोस कंपोनेंट लेंगे। तो फाई इज इक्वल टू बी ए कोस थीटा। क्लियर? ऑल्सो इट इज इक्वल टू बी डॉट ए। तो अब देखिए, यहाँ पे आपके पास बिल्कुल साफ साफ नज़र आ रहा है कि जो फाई है दैट इज मैग्नेटिक फ्लक्स, ये डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स है, और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स हमेशा क्या रहता है? एक स्केलर क्वांटिटी रहता है। डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर हमेशा क्या रहता है? स्केलर क्वांटिटी होता है। थोड़ी सी दिक्कत आपको इस थीटा में आ सकती है। ये थीटा जो एंगल होता है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास इस तरह से ये तो है एरिया, ठीक है, और इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो कुछ इस तरह से पास हुई। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है? सबसे पहले हमें करना होता है कि ये जो सरफेस है इसका एरिया वेक्टर निकालें। तो एरिया वेक्टर आपका कुछ इस तरह से होगा, ठीक है, ये इसका एरिया वेक्टर हो गया। इस एरिया वेक्टर के साथ जो एंगल ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाएंगे, यानी इस यूनिट वेक्टर एन को स्लाइड करके यहाँ लेके आऊँगा तो ये एंगल रहेगा आपका थीटा। लेकिन कई बार क्या होता है, क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाने के लिए और ये चेक करने के लिए कि आपको कुछ आता है कि नहीं, वो एंगल किसके साथ बता देता है? इसके साथ। तो ये एंगल कितना बच गया? आपका 90 माइनस थीटा। तो ये याद रहे, ज़्यादातर केसेस में एंगल आपका सरफेस के साथ बताता है, यूनिट वेक्टर जो आपका एरिया वेक्टर है उसकी डायरेक्शन के साथ नहीं बताता। तो वो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। वो कैसे निकालेंगे वो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। चलिए, उसके बाद अगर मैं बात करूं कि इसके डेरिवेशन पोर्शन की, तो डेरिवेशन पोर्शन में कुछ भी नहीं है। हम छोटा सा एरिया डी ए लेके चलेंगे और उसके लिए क्या मान के चलेंगे कि इसका मैग्नेटिक फ्लक्स भी क्या है? डी फाई है। ऐसे बताया था आपको, एक बड़ा सा सरफेस लेके और उसके ऊपर एक छोटा सा एरिया कंसीडर कर लेते हैं, ऐसे करके और उसका यूनिट वेक्टर एन ये हो जाएगा। ये जो एरिया है ये कितना हो गया? डी ए हो गया, ठीक है। सपोज द मैग्नेटिक फ्लक्स ड्यू टू दिस एरिया इज डी बी। इसके कारण जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो क्या रहेगा? डी फाई रहेगा। सपोज द मैग्नेटिक फील्ड मेक्स एन एंगल थीटा मैग्नेटिक फील्ड लाइन से ना, मैग्नेटिक फील्ड लाइन वो तो बी यूज करेंगे, इसमें डी बी यूज मत कर देना भाई। बी मैग्नेटिक फील्ड कंप्लीट ही लेके चलेंगे, यूनिट वेक्टर एन, ये आपका एंगल थीटा, और इसके कारण जो मैग्नेटिक फ्लक्स है मान लिया वो आपका कितना है?
डी फाई है। तो आपको पता है डी फाई इज इक्वल टू क्या आएगा, डी फाई इज इक्वल टू बी तो एज इट इज रहेगा ही रहेगा, बी में तो कोई चेंजमेंट होगा नहीं, तो क्या आएगा बी कोस थीटा डी है ना, बी कोस थीटा डी। ये मेरे पास रिजल्ट आ गया है। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, है ना, डी फाई इज इक्वल टू बी डॉट डी ए। लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, डी फाई इज इक्वल टू बी डॉट डी ए। अगर मेरे को कंप्लीट करना हो तो क्या करूँगा, इसका मैं इंटीग्रेशन कर दूंगा, किसका, इसका अलोंग द एरिया बी डॉट डी ए का, दैट इज द आंसर। ये अपने पास क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, और आगे अब हमें इसका यूनिट आपकी मैग्नेटिक फ्लक्स की आपको डायरेक्ट याद रखनी है। वेबर होती है, क्या होती है, वेबर होती है। डायमेंशनल फॉर्मूला आपको निकालना आना चाहिए, वो मैं नहीं सिखाऊंगा, वो आपको यहीं पे साथ साथ निकालना, वीडियो देखते देखते यहीं पे पॉज करके और साथ में क्या निकाल देना है, डायमेंशनल फॉर्मूला। उसके बाद ये वेबर किसके सिमिलर होती है, शायद टेस्ला मीटर स्क्वायर इनवर्स, सॉरी मीटर स्क्वायर के सिमिलर आई थी, टेस्ला मीटर स्क्वायर। ठीक है, और वेबर आपका टेस्ला मीटर स्क्वायर यानी 1 वेबर इज इक्वल टू 1 टेस्ला मीटर स्क्वायर के बराबर आपका होता है। ऐसे ही इसकी सीजीएस यूनिट जो होती है वो आपकी मैक्सवेल होती है, और 1 मैक्सवेल में होता है 1 गोस मीटर स्क्वायर, सॉरी सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 गोस सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 1 मैक्सवेल इज इक्वल टू 1 गोस सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद 1 वेबर और मैक्सवेल के अंदर रिलेशन देखें तो आपकी बनेगी 1 वेबर इज इक्वल टू 10 रेज द पावर 8 मैक्सवेल। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक, ये टॉपिक आपका हो गया है। अगर कोई भी प्रॉब्लम रहे तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। फैराडे एक्सपेरिमेंट, तो फैराडे नाम का एक साइंटिस्ट हुआ, उसने देखा कि जब हम किसी लूप के आसपास मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करते हैं तो उस लूप में करंट का फ्लो शुरू हो जाता है। तो ऐसा होने के बाद उसने कुछ एक्सपेरिमेंट्स को करके देखा। टोटल उसने 3 अलग अलग तरह से एक्सपेरिमेंट करके देखे थे। तीनों एक्सपेरिमेंट से जो रिजल्ट आए उन तीनों को मिला के वहाँ से 2 लॉ बने, किसके, फैराडे के, जिनको फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के नाम से जाना गया। और उसके बाद एक थर्ड लॉ और है, लेंज ने एक ही लॉ दिया था जिसको थर्ड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के नाम से जानते हैं, और लेंज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के नाम से जानते हैं। तो 1 बाय 1 दोनों को डिस्कस कर लेते हैं कि कौन सा किस लिए यूज़ होते हैं। तो सबसे पहले तो एक्सपेरिमेंट की बात करूँ, शायद आपको याद होगा एक बार क्या किया उसने, एक कोयल को रेस्ट में रखा, ठीक है, एक कोयल को रख दिया, उसके किसके साथ कनेक्ट कर दिया, गैल्वेनोमीटर के साथ। फिर क्या किया, उसके नज़दीक मैग्नेट को लेके आया, उससे दूर लेके गया, नज़दीक लेके आने पे क्या हुआ उसको नोट किया, दूर लेके जाने पे क्या हुआ उसको नोट किया ना। ये गैल्वेनोमीटर ऐसे एक बार मैग्नेट को नॉर्थ साउथ इसके नज़दीक लेके आया, फिर इस बार मैग्नेट को एज इट इज़ पोजीशन में दूर लेके गया, एंड वाइस वर्सा। इसका अपोजिट भी इसने करके देखा, पहले साउथ को नज़दीक लेके आया, साउथ को दूर लेके गया। तो इसने इसकी डिफ्लेक्शंस नोट की, यानी हर केस में जैसे ही इस मैग्नेट को हिलाना शुरू करता है तो इस कोयल के अंदर जो गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है उसमें क्या आती है, रीडिंग आ जाती है, उसमें क्या आ जाती है, रीडिंग आ जाती है। फिर उसने क्या किया कि हो सकता है मैग्नेट को हिलाने से ऐसा हो रहा हो, फिर सेकंड एक्सपेरिमेंट में उसने मैग्नेट को क्या कर दिया, रेस्ट में v इज इक्वल टू 0 कर दिया, और इस कोयल को इसकी तरफ और इससे दूर करके देखा। तो नज़दीक लेके जा रहा था तब अगर डिफ्लेक्शन इस साइड में आ रही थी, तो दूर लेके जाने पे इस साइड में आ रही थी, यानी दोनों ही केस में इसके अंदर EMF इंड्यूस्ड हो रहा था। उसके बाद इसने थर्ड एक्सपेरिमेंट में क्या किया, इसने एक ही ऐसे कोई भी पेयर ऑफ कोयल लिया, यहाँ पे है ना, उसको ऐसे वाउंड कर दिया, एक कोयल के साथ लगा दिया गैल्वेनोमीटर, और एक कोयल के साथ विद द हेल्प ऑफ टैपिंग की एंड रियोस्टेट, टैपिंग की और रियोस्टेट की हेल्प से इसको एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। यहाँ पे क्या लगा दी इसने,
टैपिंग की का सिंबल ये होता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या लगा दी, रियोस्टेट, और इसको कनेक्ट कर दिया इसके साथ, ये रियोस्टेट हो गया, ये की होगी, ये बैटरी होगी, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। अब इसने क्या किया कि इसको जैसे ही ऑन किया ना, की को ऑन किया, तो ऑन करते गैल्वेनोमीटर के अंदर डिफ्लेक्शन एक बार आई बंद, फिर उसके बाद इसको क्या किया, ऑफ किया, ऐसा ही जब हुआ। लेकिन जब ऑन कर रहा था अगर डिफ्लेक्शन उस साइड में आई तो ऑफ करने पे डिफ्लेक्शन किस साइड में आती है, इस साइड में, ये इसने ऑब्जर्व किया। तो ये 3 सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट, 3 सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट फैराडे ने किए, जिनका रिजल्ट आपके पास निकल के आया, और उस रिजल्ट में क्या निकल के आया, फैराडेज के 2 लॉज निकल के आए। तो एक्सपेरिमेंट्स हो गए, लॉज ऑफ ईएमआई में फर्स्ट हैं 2 लॉ किसके हैं, फैराडे के हैं। फैराडे के 2 लॉ हैं, उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला लॉ तो क्या था, व्हेन एवर द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द कोइल और क्लोज्ड सर्किट इज चेंजेस एन ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन द कोइल एंड द induced EMF in the coil is last so long as the change in magnetic field is taking place. This phenomena is called electromagnetic induction. इस फिनोमिना को क्या नाम दिया गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन नाम दिया गया। तो अगर कोई आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इट इज अ फिनोमिना इन विच an induced EMF is produced in the coil by changing the magnetic flux link with that coil. उस कोयल के रेस्पेक्ट में हम मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करके उस कोयल में EMF, इंड्यूस्ड EMF का प्रोडक्शन करवाते हैं। इस फिनोमिना को ही क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। किसने कहा था, फैराडे, इसलिए इसको क्या नाम दिया गया, फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। उसके बाद आता है फैराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। उसने क्या कहा था, उसने कहा था इंड्यूस्ड ईएमएफ, द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द कोइल। यानी जो मैग्नीट्यूड है इंड्यूस्ड ईएमएफ का, वो केवल और केवल किस पे डिपेंड करता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, यानी कितना फास्ट मैग्नेटिक फ्लक्स हम चेंज करेंगे उतना ही ज़्यादा ईएमएफ होगा, जितना स्लो करेंगे उतना ही कम होगा। ये था सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्लियर है। उसके बाद लेंज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आया, या हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की अगर बात करें तो ये आपके पास क्या हो जाता है, तो मैग्नीट्यूड तो आपका आ गया d∅/dt, लेकिन अगर मैं बात करूं इसकी वैल्यू की तो वो आई -(d∅/dt). ये जो -(d∅/dt) है ये बताया किसने, लेंज ने। क्यों बताया कि लेंज ने कहा कि जिसके कारण ये ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है उसी का क्या करता है, अपोज करता है। तो ये ईएमएफ किसके कारण इंड्यूस्ड हुआ, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, तो ये इसी का क्या करेगा, अपोज, इसलिए इसमें क्या लगता है, नेगेटिव सिंबल लगता है। एक कोइल के कारण अगर इतना है, अगर n नंबर ऑफ कोइल हैं तो वहाँ पे क्या लग जाता है, n(d∅/dt). ये किसने कहा था, लेंज ने कहा था। ठीक है, ये तो बता दिया था किसने, फैराडे ने ही, कि इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, लेकिन इसकी डायरेक्शन कैसे पता लगाएंगे, ये किसने बताया था, लेंज ने। और उसकी डायरेक्शन क्या रहेगी, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज ऑलवेज अपोजिट टू द चेंजेस ड्यू टू विच दिस इज प्रोड्यूस्ड। जिनके कारण ये इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ है उसी का ये क्या करता है, अपोज करता है। तो अपोजिट इसकी क्या रहेगी, डायरेक्शन रहेगी। उसके बाद हम जो किस किस तरह के जो क्वेश्चन बनते हैं उनके हिसाब से हम डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन हैं उनको सोल्व करेंगे। तो देखिए सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो यही आता है कि अगर किसी कोइल पे मैग्नेटिक फ्लक्स चाहे इंक्रीज हो रहा हो चाहे डिक्रीज हो रहा हो, ठीक है, इंक्रीज हो रहा हो और चाहे डिक्रीज हो रहा हो, तो इंक्रीज अगर किसी भी कारण से हो रहा है तो उस कोइल में डायरेक्शन क्लॉकवाइज होगी, क्या रहेगी, क्लॉकवाइज होगी। डिक्रीज हो रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज होगी, ठीक है। और साथ में अगर मैग्नेट उसके नज़दीक आ रहा है तो वो कोइल चाहेगी कि मैग्नेट दूर जाए, तो डिपेंड करता है, अगर नॉर्थ को नज़दीक लेके आ रहे हो तो उस कोइल पे नॉर्थ क्रिएट होगा, और जहाँ पे नॉर्थ क्रिएट यानी कोइल के अंदर जो आपका पोलरिटी क्रिएट होगी, जैसे नॉर्थ क्रिएट हो गया या साउथ पोल क्रिएट हो गया,
तो नॉर्थ का मतलब उस कोइल में डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज और साउथ का मतलब उस कोइल में डायरेक्शन क्लॉकवाइज, ये फिक्स होता है। नॉर्थ का मतलब एंटी क्लॉकवाइज और साउथ का मतलब क्लॉकवाइज। लेकिन ये नहीं है कि कभी कोई ये सोचे मैग्नेट का नॉर्थ लेके आ रहे हैं तो एंटी क्लॉक, नहीं 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 नहीं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं एक मैग्नेट का नॉर्थ पोल इसके नज़दीक लेके आया, क्या लेके आया, नॉर्थ। तो यहाँ पे ये कोइल क्या चाहेगी कि मैग्नेट मेरे से दूर जाए, दूर जाए तो इसको क्या करना पड़ेगा, अपोज। अपोज कब होगा, जब सेम पोलरिटी यहाँ पे आए। तो यहाँ पे क्या क्रिएट हो गया, नॉर्थ। तो इसके ऊपर डिपेंड करता है कि इसके अंदर डायरेक्शन क्या रहेगी। तो इसके अंदर डायरेक्शन क्या रहेगी, नॉर्थ मतलब अभी बताया है एंटी क्लॉकवाइज, तो ये आपकी ये डायरेक्शन हो जाएगी। ऐसे ही अगर मैं इसको दूर लेके जाऊंगा, इसी को क्या लेके जाऊंगा, दूर लेके जाऊंगा, तो अब देखिए इससे मैग्नेट दूर जा रहा है, क्या जा रहा है, दूर। इसको तो क्या करना है, कोइल को तो अपोज। जब ये नजदीक आ रहा था तो कह रही थी कोइल दूर जाओ, और जब ये दूर जा रहा है तो कोइल चाह रही है कि नजदीक आए। नजदीक कब आएगा, जब इसके बीच में फोर्स कैसा हो, अट्रैक्शन। अट्रैक्शन कब होता है, जब अपोजिट पोलरिटी हो। तो यहाँ पे क्या आएगा, साउथ। साउथ मतलब क्लॉकवाइज। इस तरह से हम इनकी डायरेक्शंस का पता लगा सकते हैं। ऐसे ही और भी बहुत से आपको बताए थे। इस तरह से इंक्रीजिंग करंट है, तो इंक्रीजिंग करंट जो सेल्फ और म्यूचुअल इंडक्टेंस हमने पढ़ा था, वहाँ से पता चला था कि इंक्रीजिंग करंट की डायरेक्शन का अपोज करता है इंड्यूस्ड ईएमएफ, और डिक्रीजिंग करंट अगर हो रहा हो तो उसमें साथ देता है इंड्यूस्ड ईएमएफ। समझ गए कि देखिए अगर ये इंक्रीज हो रहा है, ऐसे किसी वायर के अंदर करंट इंक्रीजिंग है, तो कोई कहे कि यहाँ पे डायरेक्शन बता दीजिए, यहाँ पे बता दीजिए, इस कोइल में क्या होगी, इस कोइल में क्या रहेगी। तो इंक्रीजिंग ये करेगा अपोज। अपोज इसके नज़दीक वाले सिरे पे क्या लोगे, एक छोटा सा एलिमेंट डीएल लोगे और उसकी डायरेक्शन बता दोगे, तो इसकी डायरेक्शन ये रहेगी। ऐसे ही इंक्रीजिंग हो रहा है तो इसमें डायरेक्शन क्या रहेगी, ये रहेगी। ऐसे ही दूसरे में क्या हो रहा है, ये क्या था, इंक्रीजिंग करंट, और यहाँ पे क्या था, डिक्रीजिंग करंट। अगर डिक्रीजिंग में ये आपसे पूछे ऐसे ही करके, तो डिक्रीजिंग में इसका साथ देती है, डिक्रीजिंग में क्या देती है, इसका साथ देती है। तो अब क्या हो जाएगी, डायरेक्शन ये हो जाएगी। ऐसे करके हम इसकी डायरेक्शंस निकाल सकते हैं। इतना क्लियर हुआ, इतना क्लियर हो गया होगा। चलिए अब बात करते हैं हम लेंज लॉ की। वो तो बता ही दिया आपको। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द ईएमएफ इंड्यूस्ड इज ऑलवेज अपोजेस द चेंजेस ड्यू टू विच इट इज प्रोड्यूस्ड इन द सर्किट और इंड्यूस्ड इन द सर्किट। उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक आता है लेंज लॉ के बाद आता है मोशनल ईएमएफ। ये हो गया मोशनल ईएमएफ। मोशनल ईएमएफ में क्या था, मोशनल ईएमएफ में हमने एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लिया था। उस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एक रेक्टेंगुलर कोइल ली थी। उस रेक्टेंगुलर कोइल का एक एंड आपका मूवेबल किया था और उनको मान लिया था रेल्स। तो यहाँ पे क्या लेंगे, सबसे पहले तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी, क्रॉस का मतलब परपेंडिकुलर इनवर्ड टू द प्लेन ऑफ पेपर। उसके बाद ये हमने क्या ली थी, एक कोइल ली थी, इसको नाम दे दिया था पी क्यू आर एस से। क्या नाम दे दिया था, पी क्यू आर एस। तो इधर पी क्यू आर एस। एक चीज़ और माननी थी कि ये जो पी क्यू है इसका रेजिस्टेंस कितना है, आर, और बाकी जो इसके आर्म बच गई उनका रेजिस्टेंस इसके सामने नेग्लेजिबल है, इसलिए उसको यूज नहीं करेंगे। ये कितना लिया था, एल, ये कितना लिया था, एक्स, ये कितना लिया था, एक्स से। अब इसको मूव करवाएंगे किससे, वी वेलोसिटी से। किससे मूव करवाएंगे, वी वेलोसिटी से मूव करवाएंगे, चाहे इनवर्ड करवाओ और चाहे आउटवर्ड करवाओ। तो फाई इज इक्वल टू क्या आया था, बी ए की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी, ए की वैल्यू आ जाएगी एल इंटू में एक्स। एरिया फाई इज इक्वल टू बी इंटू में एल इंटू में एक्स। वी नो दैट ई इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी फाई बाई डी टी, माइनस ऑफ डी फाई बाई डी टी। नाउ प्लेस द वैल्यू ऑफ फाई, इसके अंदर फाई की वैल्यू रख दीजिए। तो बी और एल को बाहर ले आता हूँ, माइनस ऑफ बी इंटू में एल, ये ले आया बाहर, अंदर बचेगा डी एक्स बाई डी टी। और ये क्या होता है, ये क्या होता है, v। तो यहाँ पे ये मान लेते हैं माइनस ऑफ डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू वी, देयरफॉर E इज इक्वल टू बी एल वी। ये आपके पास मोशनल ईएमएफ आ गया था। कोई भी प्रॉब्लम हो आप देखें पता कर सकते हो। तो टॉपिक बहुत ज़्यादा है इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी चल रहा हूँ, और जल्दी चलना भी चाहिए मेरे को, क्योंकि मैं एक बार पढ़ा चुका, आप उसको पढ़ भी चुके और कुछ पार्ट का टेस्ट भी दे चुके, तो जल्दी जल्दी आपको कवर करना पड़ेगा।
ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कि ये जो मोशनल ईएमएफ है इसकी डायरेक्शन के लिए रूल क्या यूज़ करें। तो यहाँ पे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल भी यूज़ कर सकते हो और राइट हैंड थंब रूल भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे क्या क्या यूज़ कर सकते हो, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल भी और राइट हैंड थंब रूल भी यूज़ कर सकते हो। तो फोर्स की डायरेक्शन जहाँ पे भी हमें निकालनी पड़ जाए, फोर्स की डायरेक्शन जहाँ पे भी हमें निकालनी पड़ जाए वहाँ पे हम क्या करेंगे, क्या करते हैं, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगा देते हैं। और जो फोर्स होता है वो क्या करता है, फोर्स जो होता है वो इन चार्जेस को अक्यूमुलेट कर देता है। तो फोर्स की डायरेक्शन निकालने के लिए करते एक बार देखें क्या होगा, वी उधर, वी मतलब मोशन, तो फादर मदर चाइल्ड, फोर्स मैग्नेटिक फील्ड करंट। तो ये जो यहाँ पे करंट की बात कर रहे हैं इसमें हम क्या लेके चलेंगे, यहाँ पे हम वेलोसिटी लेके चलेंगे। क्या लेके चलेंगे, जो कंडक्टिंग पार्ट है ना, जो आपका ये जो है ना जिसको हम मूव कर रहे हैं ना, फादर मदर चाइल्ड है ना, याद है ना, फादर मदर चाइल्ड, फोर्स मैग्नेटिक फील्ड, और ये किसकी डायरेक्शन होगी, इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन हो जाएगी। अप्लाई करना आता है, एक अप्लाई करवा के भी दिखाया था। साथ में क्या कर सकते हो, इसको E इज इक्वल टू ऐसे भी लिख सकते थे शायद, L इंटू V क्रॉस B है ना, तो इससे भी निकाल सकते हो, इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल दो। V की डायरेक्शन में क्या करो, उंगलियां करो, छोटे एंगल से कहाँ जानी चाहिए, अंदर की तरफ, तो ये क्या होगी, फोर्स की डायरेक्शन हो गई है। सिमिलरली ऐसे ही हम क्या करेंगे, जो ये V होता है ना, V इसमें इसकी डायरेक्शन में हमें ये लेनी पड़ती है ना, करंट जो बताता है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है ये लेफ्ट हैंड रूल लगाना, फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल लगाना, लेकिन अगर कोशिश करोगे तो समझ में आएगा। एक ही चीज़ याद रखनी है, जो आपकी रोड होती है या जो कंडक्टिंग वायर होता है जो मूव करेगा, वो जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है ना, ये उंगली जिसको क्या बोलते हैं, करंट, फादर मदर चाइल्ड, करंट वाली जो उंगली है वो किस में लगा देनी है, वेलोसिटी की डायरेक्शन में, बस बाकी सब ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, इधर, और वेलोसिटी किधर है, उधर, तो ये उंगली क्या बताएगी, वेलोसिटी, ये उंगली क्या बताएगी, मैग्नेटिक फील्ड, तो ये क्या बताएगा। बस इतना याद रखना है कि यहाँ पे इंड्यूस्ड करंट की जगह पे क्या ले लेनी है, वेलोसिटी, फिर ये फोर्स की डायरेक्शन बताएगा। फिर मैं आपको बताऊंगा ये फोर्स क्या करेगा, किस चार्ज को अक्यूमुलेट करता है और किसको नहीं करता है, किसको अक्यूमुलेट करता है और किसको नहीं करता है। तो ये जो अंगूठा होता है ना, ये क्या बताता है कि ऊपर की तरफ, जिस तरफ ये अंगूठा है उस तरफ पॉजिटिव चार्ज अक्यूमुलेट हो जाएगा और इसका अपोजिट में क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज, इसके अपोजिट में क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज। तो यानी जो ये अंगूठा बता रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन रहेगी इंड्यूस्ड करंट की, क्या रहेगी, अंगूठे के अपोजिट डायरेक्शन रहेगी इंड्यूस्ड करंट की। क्लियर है। तो ये क्या बताता है, फोर्स, और फोर्स क्या करेगा, अक्यूमुलेट करता है अंगूठे की डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज को। तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप कैसे होगा, अगर आपका ऊपर P है तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गया P2 Q, तो क्या होगा, करंट का फ्लो ऐसे हो जाएगा। ये मैंने आपको न्यूमेरिकल में भी समझा रखा है और यहाँ पे भी आपको मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पे अगर नहीं आया हो तो न्यूमेरिकल वाला वीडियो आप दोबारा देखना, क्योंकि यहाँ पे मैं ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकता, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाएगा अगर ऐसे ही मैं करता रहा तो नेक्स्ट टॉपिक की बात करता हूँ। आपकी बुक में इस टॉपिक के बाद जो मोशनल ईएमएफ है ना, ये मैं करवा रहा हूँ अभी, मोशनल ईएमएफ है, इसके बाद एक रूल और दे रखा है कि अगर हम इसकी जगह पे दूसरा रूल और यूज़ कर लें, ये तो हो गया फैराडे लॉ से, अगर मैं लोरेंट्ज फोर्स के हेल्प से करूँ, लोरेंट्ज फोर्स क्या थे, जहाँ पे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्स दोनों हो, तो इसमें हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करना, केवल और केवल बस ये कर देना है Fm इज इक्वल टू Fe। उसके बाद जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसकी डेफिनेशन लिख दो, और मैग्नेटिक फील्ड होता है, नहीं सॉरी, मैग्नेटिक फोर्स होता है उसकी डायरेक्शन लिख दो। तो ये तो क्या हो जाएगा, QVB, और ये क्या हो जाता है, चार्ज इनटू में इलेक्ट्रिक फील्ड। तो चार्ज क्या लेंगे, Q, और इनटू में इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ से आप देख पा रहे हो कि एक चीज़ कैंसिल होगी, वो क्या है, चार्ज कैंसिल हो गया। तो E इज इक्वल टू V इंटू में B।
अपने पास E की वैल्यू क्या आ गई है, V इंटू में B आ गई है। लेकिन हमने तो कहीं पे पढ़ा है dV बाई dr इज इक्वल टू dV बाई dr इज इक्वल टू D, पढ़ा था कहीं पे सेपरेशन, और वहाँ से अपने पास है ना E और V के बीच में जो रिलेशन होती है वो तो क्या होती है, V इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू में लेंथ है, तो E इंटू में L, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू में लेंथ है। हमारे पास तो फॉर्मूला ये होता है, हमारे पास तो फॉर्मूला ये होता है। अगर ये फॉर्मूला रखें तो हमारे पास जो V है वो क्या आ जाएगा, ये जो V है ये पोटेंशियल होता है, जो ऊपर V आया है वो वेलोसिटी आई है ना, ये क्या है वेलोसिटी, ये थोड़ा ध्यान रखना। ये क्या आया है पोटेंशियल, पोटेंशियल इज इक्वल टू दिस। तो यहाँ पे अगर मैं E की वैल्यू उठा के रख दूँ तो पोटेंशियल इज इक्वल टू V इंटू में B इंटू में L। तो पोटेंशियल की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, ये आ गई है। और पोटेंशियल को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, पोटेंशियल को किस फॉर्म में लिखते हैं, ये जो पोटेंशियल है इसको बोलते हैं EMF विच इज इक्वल टू B। ठीक है, तो इंड्यूस्ड EMF क्या हो गया है BLV। उसके बाद क्या करना है, करंट। करंट के लिए क्या करते हो, बस यहाँ पे ओम्स लॉ लगा दीजिए। अगर ये जो मूव कर रहा है इसका जो पार्ट है ना, जो कंडक्टर है जो मूव कर रहा है, इसका रेजिस्टेंस R हो जाए तो करंट इज इक्वल टू क्या होता है, I इज इक्वल टू V बाई आर। V की जगह क्या रख दोगे E, तो I इज इक्वल टू क्या हो गया E बाई आर, यानी I इज इक्वल टू BLV अपॉन में R। खत्म कहानी इसकी। तो उसके बाद आता है नेक्स्ट जो पार्ट है वो यहाँ पे मैंने लिख रखा है फोर्स। क्या लिख रखा है, फोर्स। फोर्स क्या होता है ILB साइन थीटा, क्या होता है ILB साइन थीटा। यहाँ पे एंगल क्या रहेगा हमेशा 90 डिग्री। फोर्स इज इक्वल टू ILB लिख रहा हूँ, केवल LB। नाउ प्लेस द वैल्यू ऑफ I की वैल्यू यहाँ रख दोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो I की वैल्यू रखोगे तो B भी है LB है, एक नई चीज़ V आएगी, इसका स्क्वायर अपॉन R, तो क्या हो गया B स्क्वायर L स्क्वायर V बाई R। ये आपके पास क्या आ जाएगा फोर्स। ऐसे ही पावर, पावर क्या होता है फोर्स इंटू में वेलोसिटी। पावर क्या होता है फोर्स इंटू में वेलोसिटी। तो इसमें V का स्क्वायर और हो जाएगा इज इक्वल टू L स्क्वायर B स्क्वायर और V स्क्वायर बाई R। ऐसे ही ये तो थी पावर डिलीवर्ड, और पावर डिसिपेटेड उसका फॉर्मूला भी यही रहेगा, क्योंकि वो क्या होता है I स्क्वायर R। I की वैल्यू यहाँ से उसमें रखोगे तो रिजल्ट आपको वही मिल जाएगा। उसके बाद बहुत इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है आपका रिलेशन बिटवीन इंड्यूस्ड चार्ज एंड चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। इंड्यूस्ड चार्ज और चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स के बीच में क्या रिलेशन रहेगी, तो वो आपका सिंपल सा फॉर्मूला I इज इक्वल टू क्या लेके चलेंगे E बाई आर, है ना, मोशनल EMF अपॉन में रेजिस्टेंस। सपोज दिस करंट इज ड्यू टू टोटल चेंज इन टोटल फ्लो ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम डी क्यू बाई डी टी। और ये जो फॉर्मूला होता है इसका फाई का क्या होता है आपके पास, नहीं ई का क्या होता है डी फाई बाई डी टी। तो इसको क्या लिख दूं डेल फाई बाई डेल टी, और इंटू में क्या कर दोगे इंटू में 1 अपॉन आर, इंटू में क्या कर दोगे 1 अपॉन आर। डी टी से डी टी कैंसिल, डी क्यू इज इक्वल टू डेल फाई अपॉन में आर। उल्टा भी करके लिख सकते हो और ऐसे भी आप इसको लिख सकते हो। तो डेल फाई इज इक्वल टू आर इंटू में डेल क्यू। ये इसकी क्या आ गई है रिलेशन। बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक बच्चे की प्रॉब्लम भी आई थी कि अगर अपने पास क्या हो तो टाइम ना हो तो हम जो इंड्यूस्ड EMF है उसके बीच में या मैग्नेटिक फ्लक्स है उसके बीच में और चार्ज के बीच में रिलेशन कैसे निकाल सकते हैं। तो ये आपके पास फॉर्मूला हो गया है। उसके बाद है मेथड ऑफ जनरेटिंग इंड्यूस्ड EMF। इंड्यूस्ड EMF को जनरेट करने के मेथड, तो इसको जनरेट करने के 3 मेथड होते हैं। सबसे पहला चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड B,
हो गया, मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करके हो गया है। दूसरा, चेंजिंग द एरिया ए ऑफ द कोयल, एरिया को चेंज करके हो जाएगा, छोटा बड़ा करके ना साइज को। चलिए, उसके बाद चेंजिंग द रिलेटिव ओरिएंटेशन ऑफ द रिलेटिव ओरिएंटेशन यानी थीटा ऑफ बी एंड ए, बी और ए के बीच में थीटा एंगल है, उसको चेंज करके भी हम इसको क्या कर सकते हैं, इंड्यूस्ड कर सकते हैं। तो जो चेंजिंग द एरिया वाला वो आप कर तो चुके हो, जिसमें E इज इक्वल टू बी एल वी आया, तो उसी को दोबारा कर सकते हो। आपकी बुक में मेथड को थोड़ा सा चेंज किया है। मेथड को जो चेंज किया था वो क्या था, वी नो दैट V इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी, और फिर डी एक्स इज इक्वल टू क्या रख देगा, वी डी टी रख देगा। ठीक है, थोड़ा सा इस ट्रिक का यूज किया है। और उसके बाद क्या कर रहा है, डी फाई इज इक्वल टू क्या होता है, डी फाई इज इक्वल टू ये होता है बी इंटू में ए। तो ए की जगह पे क्या ले लोगे, एरिया, एरिया की जगह पे क्या आ जाएगा, आपके पास एक लेंथ तो फिक्स होती है इसकी, ये लेंथ तो फिक्स होती है, ये जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा विद वेलोसिटी v है ना इन टाइम डी टी, तो वो क्या हो जाएगा, ये आपका क्या ले रहा है वी डी टी, बस कुछ भी नहीं है, केवल इसकी जगह पे एक ले रहा है बी इंटू में एल इंटू में वी डी टी, है ना। तो E इज इक्वल टू क्या होगा, डी फाई बाई डी टी। तो यहाँ से आपके पास जो रिजल्ट है कि ये डी फाई की जगह पे क्या रखोगे, इस डी टी से डी टी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा बी एल वी। बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को घुमाने की कोशिश कर, बाकी और कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा चेंजमेंट करके दिखाएगा। रिलेटिव ओरिएंटेशन में आपको मैं करवा चुका हूँ, जो थीटा है उसकी जगह पे क्या लिख दोगे आप, जैसे अपने पास कहीं ना कहीं जो रिजल्ट है वो आएगा डी फाई बाई डी टी, और फाई की जगह पे आएगा बी ए कोस थीटा, थीटा की जगह पे रखेंगे ओमेगा टी, है ना, थीटा की जगह पे क्या रखेंगे, ओमेगा टी। बस हो गया काम, थीटा की जगह ओमेगा टी रखते टाइम का फंक्शन बना दिया है, एंगुलर वेलोसिटी भी आ गई है। अगर ऐसा आपके पास आ जाता है तो E इज इक्वल टू क्या होता है, E इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी फाई बाई डी टी, और फाई क्या होता है, फाई इज इक्वल टू बी ए कोस थीटा, क्या होता है, बी ए कोस थीटा। तो यहाँ पे थीटा की जगह क्या रख दूंगा मैं, बी ए कोस ओमेगा टी। इस वैल्यू को उठा के यहाँ रख दीजिए और इसका डिफ्रेंसिएशन कर दीजिए। फाइनली आपके पास जो रिजल्ट है वो आ जाएगा E इज इक्वल टू बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, है ना। आपके पास जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है ना वो क्या आ जाएगा, बी ए साइन ओमेगा टी, और इधर आपका ओमेगा और आ जाएगा ना, ओमेगा और आ जाएगा, ये अपने पास रिजल्ट बन जाएगा। उसके बाद ये आया है सिंगल टर्न के कारण, तो n नंबर ऑफ टर्न्स के कारण इसको क्या कर देंगे, n से मल्टीप्लाई। ये था आपका मेथड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ में। ठीक है, अब इस मेथड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ में एक और है, वो रोड वाला आर्टिकल याद है आपको, मोशनल इंड्यूस्ड ईएमएफ इन ए कंडक्टिंग रोड रोटेटेड इन मैग्नेटिक फील्ड, याद होगा ना। ये जो मैंने करवाया था वही आर्टिकल करना है, आपकी बुक में है वो नहीं करना, ये वाला ही करना है। इस तरह से मैंने लिया था, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड लिया था, इसमें ऐसे करके परपेंडिकुलर इनवर्ड टू द प्लेन ऑफ पेपर, ऐसे ये सेंटर, ये इसका रेडियस लिया था। ठीक है, रेडियस जो लिया था वो आपका एल की फॉर्म में लिया था, किसकी फॉर्म में, एल की फॉर्म में। ये ओ, ये पी, यहाँ से ये एंगल अल्फा, और ये आपका पी डैश। ठीक है, ये वाला जो रूल मैंने बताया था इसी रूल से आपको करना है। और यहाँ से बताइए करवाना है या नहीं है, वही है E इज इक्वल टू डी फाइड बाई डी टी। उसके बाद आप क्या करोगे, ये आपका हो जाएगा डी बाई डी टी इंटू बी ए। उसके बाद हम कर देंगे बी, यहाँ पे चेंज क्या हो रहा है, एरिया हो रहा है, तो आपके पास जो इंड्यूस्ड ईएमएफ का जो फॉर्मूला होता है वो होता है डी फाई बाई डी टी। तो ये हो गया आपका बी बाहर लेके, और यहाँ पे क्या कर दूंगा, डी ए बाई डी टी, ऐसे कर देंगे। तो एरिया आपका क्या हो रहा है, यहाँ पे चेंज हो रहा है। तो चेंज हो रहा है उस एरिया के लिए आप ये ट्रायंगल लोगे, इस ट्रायंगल में आप 1/2 बेस इंटू साइड का स्क्वायर लेके चलोगे, और फिर क्या कर दोगे, एक रूल यूज कर दोगे, एंगल इज इक्वल टू आर्क बाई रेडियस, और फाइनली आपके पास E की वैल्यू आ जाएगी 1/2 बी एल स्क्वायर ओमेगा, 1/2 बी एल स्क्वायर ओमेगा, where omega is the angular velocity।
ये रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद आता है एडी करंट। एडी करंट क्या होता है, जब बड़े से पीस ऑफ मेटल को किस में रखते हैं, चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स के अंदर रखते हैं, तो वहाँ पे क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है, जो कि सॉरी करंट हमें देखने को मिलता है, जो किसकी तरह नज़र आएगा, वाटर रिपल्स की तरह नज़र आएगा। और ये क्या करता है, जिसके कारण ये इंड्यूस्ड हुआ, ये करंट जिसके कारण पैदा हुआ उसी का क्या करेगा, अपोज करेगा। ठीक है, फिर इसकी प्रॉपर्टीज़, एप्लीकेशंस जिसको हम बोलते हैं, कहाँ कहाँ पे इसको यूज़ करते हैं वो आपको पढ़नी है, थ्योरेटिकल है बिल्कुल। उसके बाद सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन, व्हेनेवर मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द कोइल इज चेंजेस देन ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन द सेम कोइल। ठीक है, उसके बाद सेल्फ इंडक्टेंस एल, जो फाई इज डायरेक्टली डिपेंड अपॉन आई आता है, फिर क्या कर देते हो, फाई इज इक्वल टू एल इंटू आई कर देते हो, तो एल के लिए सोल्व कर दोगे फाई अपॉन में आई, सेल्फ इंडक्शन। उसके बाद सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए लॉन्ग सोलेनोइड, उसके बाद म्यूचुअल इंडक्टेंस एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ लॉन्ग कॉइल। तो ये जो टॉपिक हैं ये लास्ट, ये भी कल परसों में किए हैं, तो इनको मैं रिवीजन में कवर नहीं कर रहा हूँ, बाकी मैंने सारे पार्ट को कवर करने की कोशिश की है। तो लगभग आपका मैंने कहा था 40 मिनट्स के अंदर, इसके अंदर मैं सारे टॉपिक्स को कवर कर लूँगा, तो 40 मिनट में मैंने इनको कवर करने की कोशिश की है। फिर भी कोई प्रॉब्लम रह जाए आप मेरे से डिस्कस करें। कंप्लीट चैप्टर को अच्छे तरीके से रिवाइज करें और कोशिश करें कि टेस्ट में एक भी नंबर ना कटे। आज के वीडियो में इतना ही, थैंक्स।